नमस्कार बच्चों, स्वागत है जीके जिस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं और आज के लेक्चर्स में हम लोग 31 नंबर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और आगे तक जहां भी जा सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। तो 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और ये ग्रुप डी में 100% पूछे जाने की संभावना है। पीयूआईक्यू में ऑलरेडी एएलपी में देख सकते हैं, टेक्नीशियन में भी पूछा गया सवाल है जो कि रेलवे से संबंधित है, तो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी, ये आज का पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ब्राउनियन गति की खोज जो है किसने किया था, ऑलरेडी आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में 31/8/2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। तो ब्राउनी गति की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जैसा कि आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो रॉबर्ट ब्राउन के कुछ नियम है उसको भी देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन की यहाँ पे ब्राउनी गति की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके अनुसार कोलाइडी विलियनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े अनियमित यानी जिगजैग एंड इरेगुलर गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति कहने का मतलब है हमारे वायुमंडल में जितने भी गैस है वे भी एक प्रकार की जिगजैग यहाँ पे यानी टेढ़े मेढ़े अनियमित रंग से गति कर रहे हैं, उसी प्रकार ब्राउनी गति भी होता है। तो जैसा कि ये स्टेटमेंट आपके पास नजर आ रहा था, ये आपके लिए एमबीबीआई है, ये जो है ऑलरेडी पूछे गए और 100% यहाँ से क्वेश्चन जो है इस बार बन सकते हैं आपके लिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। दूसरा नंबर इसी में पॉइंट है कि कोलाइडी कणों का आकार जो है 10⁻⁻10 मीटर। तो देख सकते हैं कि कितना छोटा ये कण होगा कोलाइडी कण, तथा 10⁻⁻7 मीटर के मध्य होता है। कोलाइडी कणों के आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। यह एक प्रकार का विषमांगी विलयन है, याद रखेंगे। यह थर्ड पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर सवाल आपसे पूछा जाए कि बिले और बिलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। 32 नंबर सवाल में है कि बिले और बिलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है। समांग मिश्रण आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए सवाल है और इसको बिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिलियन। अगर समांगी मिश्रण हो बिले और बिलायक का तो वो बिलियन बोला, यहाँ इसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कुछ इसका बिलियन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिलियन यानी सॉल्यूशन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर बिले और बिलायक की अपेक्षित मात्रा एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए नमक का जल में विलयन। चलिए, दूसरा नंबर पॉइंट है कि विलयन जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। सिंपल सा शब्द है, पानी चीनी जो होता है, पानी चीनी, तो ये इसमें जो है प्यारे बच्चों चीनी जो है ये विलय हो जाएगा क्योंकि ये कम मात्रा में रहता है, और पानी जो है ज़्यादा रहता है तो ये विलायक हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि उदाहरण में भी नमक और पानी का उदाहरण दिया गया है, तो नमक कम रहता है, पानी ज़्यादा रहता है, तो नमक क्या है, विलय है, और जल क्या है, तो विलायक है। विलायक जो है हमेशा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 1 बिलियन जो पानी में 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है, द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार जो है द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी। इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो हो सकता है कि सिंपल सी बात है क्वेश्चन को रिपीट किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी के साथ रहिएगा। 10.11% याद रखेंगे, यानी 10.11%। थोड़ा इसका सोल्यूशन करके देखते हैं। तो जल का विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 320 ग्राम, और लवण विलय का द्रव्यमान दिया गया है 36 ग्राम। तो बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलय प्लस विलायक, यानी 36 प्लस 320 356। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था सांद्रता का, तो विलय का द्रव्यमान ऊपर हो जाएगा बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 100। 36 ऊपर हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान 356 हमने टोटल निकाल लिया यहाँ पे, विलायक का द्रव्यमान गुणे 100 यानी 10.11%। याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सोल्यूशन रहेगा। इसी प्रकार अन्य भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डाटा चेंज आपसे यहाँ पे किया जा सकता है, याद रखेंगे। 320 के जगह पर 420 दिया जा सकता है। यहाँ पे भी 46 किया जा सकता है। आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया जाएगा, बस यहाँ पे सोल्यूशन सेम ही रहेगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक अपरूप है। कार्बन का अपरूप पूछा गया, जैसा कि पता है हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी में 30/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। तो कार्बन का एक अपरूप है हीरा है। हीरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। यह किम्बरलाइट नामक चट्टान से प्राप्त होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगीन होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व जो होता है 3.52 होता है। कितना होता है, 3.52। यह ताप और विद्युत का कुछ चालक है। किसका है, टेम्परेचर्स का, और इलेक्ट्रिक का क्या है,
कुचालक है, परंतु ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, याद रखेंगे। ये सवाल पूछे जाते हैं कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो ये हीरा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं आपके इस वाले एग्जाम में। अगला सवाल है कि इसी का पॉइंट है कि इसका उपयोग रंगीन हीरे के आभूषण बनाने में, साथ ही साथ कांच काटने में आदि में इसका कार्य होता है। और काला हीरा को कार्बोनेडो या वोड कहते हैं। ये भी पॉइंट आपके लिए स्टार मार्क होने वाला है। 35 नंबर सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश होता है क्या, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 माने जाते हैं। कितने, 106। ऑलरेडी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। तो पहला नंबर पॉइंट है कि तत्वों का परमाणु भार क्रमशः दिया गया है। सोडियम यानी Na, सोडियम को क्या बोलते हैं, Na। इसका परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का भी 16 होता है और कार्बन का तो 12 होता ही है। उम्मीद है ये तीनों परमाणु भार आपको याद होगा। परमाणु संख्या सोडियम का 11 होता है, ये भी आपको पता होगा। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान टोटल निकल के आ गया। सोडियम कितना है, 23 है, लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 से गुना करेंगे। प्लस में कार्बन कितना है, तो 12, और प्लस ऑक्सीजन कितने दिए गए हैं 3 है, और इसका परमाणु भार कितना है, तो 16 है। टोटल को ऐड करेंगे 106 निकल के आ जाएगा। तो CO2 का सापेक्ष द्रव्यमान पूछा गया। CO2 का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, 28 होता है, याद रखेंगे। CO2 का सापेक्ष द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन की द्रव्यमान संख्या प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या, दोनों को ऐड करेंगे, निकल जाएगा। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। सामान्यतः जो है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, ऑलरेडी 2 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, याद रखेंगे। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु का नाभिक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इस पर नजर डालते हैं। परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि प्रोटॉन एक अवलोकन सर्वप्रथम जो है, प्रोटॉन का अवलोकन जो है सर्वप्रथम 1886 में यूजेन गोल्डस्टीन ने, तथा वर्ष 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया। परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तथा इस पर इकाई धन आवेश रहता है। न्यूटन कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कण के प्रहार से किया था, ठीक है। यानी गलती से न्यूट्रॉन की खोज उन्होंने कर दी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाले मौलिक कण है। यह धनावेशित कण है तथा इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो जो भी पॉइंट एक्स्ट्रा है उसको भी याद करते चलिए। 39 नंबर सवाल है कि किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये जो है जे थॉमसन को, याद रखिएगा। जे थॉमसन को 1906 में भौतिकी के लिए नोबेल सम्मान या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यानी सोने के पन्नी द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की। अल्ट्रावायलेट किरण ऊपर डाला गया सोने की पतली सी प्लेट पर, और इसका पुरस्कार जो 1908 में इनको दिया गया। नील्स बोर को परमाणु संरचना में विशेष योगदान दिया और 1922 में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सवाल आरआरबी जेई में 29/5/19, साथ ही साथ ग्रुप डी में 16/10/18 और ग्रुप डी में 1/12/2018, शिफ्ट 2 में 2 बार पूछा गया और 1 में 1 बार पूछा गया। तो ऑलरेडी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, तो डायरेक्ट ये नहीं पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। आपसे पूछा गया है कि ऋणात्मक आवेश क्या होता है, तो ये कंफ्यूज करने का प्रयास है, बिल्कुल ना हो ऐसा। 1.6 गुने 10⁻⁻19 होगा, याद रखिएगा। इसको आप थोड़ा नज़र डाल लेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो ये स्वर्ण पर, याद रखेंगे, सोने के पतली सी प्लेट पर
किए जाते हैं। ये इनका खोज है, इनको भी ज़रा ध्यान में रखें। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे सभी प्रकार के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो है परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तावित किया गया, जो कि ग्रुप डी में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। और पीवाईक्यू में जो पूछा गया सवाल है आपके इस रेलवे वाले एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है और इनके अनुसार जो है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है तथा वृत्ताकार पथ की कक्षाएं ऑर्बिट्स कहते हैं इसको। ये भी वीवीआई पॉइंट है। अगला सवाल है कि किसी परमाणु की कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये 2n⁻² के द्वारा इसको हम लोग दर्शाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 18 होती है, याद रखिएगा। इसको जरा आप देख लेंगे। और किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? तो टोटल देखिए ऐड करके 10 और 4 14, 14 किसका होता है जरा बताएंगे कि आप लोग? तो देख सकते हैं सिलिकॉन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन का। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े तो यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है क्रिप्टॉन का 1s2 2s2। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को भरते हुए चलेंगे। 1s2, एस में 2 होते हैं, एस में भी 2 होते हैं, यानी 1s2 2s2 ले लिए। 2p6 3s2, 3p6 3p10 एंड 4s2 4p6। तो देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी 2 8 26, यानी इसका लास्ट वाला ले सकते हैं आप लोग जोड़ के। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है परमाणु के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बताना है। तो ये 32 होता है। ग्रुप डी में ऑलरेडी सवाल पूछे गए। चौथी कक्षा एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पावर 2n⁻² है और 2n कितने 4, टोटल ऐड करके कितने आ जाएंगे यहाँ पे 32। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? तो ये घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो मौलिक रूप से अंतरिष्ठ है। ये कुछ हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, इसको जरूर आप लोग देख लेंगे। अगला सवाल है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो ये क्लोरीन है, जैसा कि आपको पता है 7 लास्ट में है, तो 8 2 10 और 7 17, यानी क्लोरीन का है ये सूत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किसी तत्व के परमाणु संख्या जैसे निर्धारण किए जाते हैं, तो किसी तत्व के परमाणु संख्या कैसे निर्धारण किए जाते हैं? तो एक परमाणु में स्थित यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या से। तो आज के इस लेक्चर्स में रखते हैं इतना ही। 20 क्वेश्चंस का सलूशन हमने किया आज के इस लेक्चर्स में, जो कि 50 तक है। पीडीएफ में बहुत सारे प्रश्न हैं, फिर से हम अगले लेक्चर्स में लेके आएंगे और भी ज़्यादा प्रश्न आपके लिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए इतना ही।